हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज जो हम इम्यूनोलॉजी का कंटिन्यूशन टॉपिक्स बना रहे हैं उसी के टॉपिक का कंटिन्यूशन लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो मैंने एंटीजन का अपलोड किया था, उसके बाद एडजुवेंट भी अपलोड किया था। आज हम एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंटीजन जो है वो क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि एंटीजन एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल है जो कि एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करके एंटीबॉडी से नष्ट होता है और एंटीबॉडी द्वारा बॉडी से एलिमिनेट होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एंटीजन एक ऐसा फॉरेन प्रोटीन होता है जो कि एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करता है, बट ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एंटीबॉडी बॉडी में बनी हुई होती है या बॉडी में बाहर से सप्लाई करी हुई होती है। ठीक है, वो सिर्फ एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करेगा। लेकिन ऐसा एंटीजन जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता रखे उसको इम्यूनोजन बोलते हैं। ठीक है, अब जो पहले भी वीडियोस मैंने डाले हैं उसमें आपको बताया है कि एंटीजन का जो रिकॉग्निशन है बॉडी में वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और कैसे एंटीजन एंटर होते ही सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के कॉन्टैक्ट में आता है और उसके द्वारा एंगल्फ होता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी मैंने आपको बताए हैं कि बॉडी में कई प्रकार के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पाए जाते हैं, जिसमें से कि मुख्य हैं मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और कभी कभी बी सेल भी एपीसी की तरह या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह बिहेव करते हैं। तो जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है उसका सबसे पहले कॉन्टैक्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से होता है। ठीक है, फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को एंगल्फ करता है, उसे खा जाता है, उसका फेगोसाइटोसिस करता है और उस एंटीजन को अपने अंदर लेके उसका विघटन करता है, उसका ब्रेकडाउन करता है, उस एंटीजन का डिग्रेडेशन करता है। और जैसा कि मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि एंटीजन जब टूटेगा, एंटीजन क्या है, मेनली एक प्रोटीन है। एंटीजन जब टूटेगा तो वो प्रोटीन टूट करके क्या बनाएगा, पेप्टाइड बनाएगा। ठीक है, तो ये जो एंटीजन जब एपीसी द्वारा एंगल्फ होता है, अंदर लिया जाता है, तो एपीसी इसका विघटन या इसका डिग्रेडेशन कर देता है और इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में। क्योंकि प्रोटीन हम जानते हैं कि बेसिकली कोई प्रोटीन होगा वो जब टूटेगा तो इससे क्या बनेंगे, पेप्टाइड्स बनेंगे। और ये पेप्टाइड्स जो हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पे एमएचसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर एक्सप्रेस होते हैं। ये बात हम शुरू से, जब से मैंने आपको रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, जो मैंने आपको हमेशा कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है इम्यूनोलॉजी का, वो देखिए आप। तो उस वीडियो से मैं ये बात बताती आ रही हूँ कि एंटीजन का सर्वप्रथम कांटेक्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से होगा। वो एंटीजन को एंगल्फ करेगा, उसका विघटन करेगा, उसको तोड़ेगा, एंटीजन के एंटीजेनिक पेप्टाइड्स बन जाएंगे और ये पेप्टाइड्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सतह पर एमएचसी क्लास सेकेंड के साथ मतलब मोस्टली रिलीज होंगे। क्लास 1 के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन की प्रक्रिया में टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होते हैं, जो कि डिस्प्ले प्रेजेंट CD4 मार्कर एमएससी क्लास सेकेंड को रिकॉग्नाइज करेगा। इसलिए सबसे पहले एंटीजन एंगल्फ होने के बाद एपीसी के सरफेस पे एमएससी क्लास सेकेंड के साथ एंटीजेनिक पेप्टाइड्स एक्सप्रेस होंगे। तो ये तो खैर आप रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है एंटीजन के टूट के एंटीजन के सरफेस के ऊपर, एपीसी के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होने की ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कहलाती है एंटीजन प्रोसेसिंग, या प्रोसेस बाय विच एंटीजन इज डिग्रेडेड एंड इट इज ब्रोकन इनटू पेप्टाइड्स इज नोन एज एंटीजन प्रोसेसिंग। एंटीजन जब एपीसी में एंटर करता है उसके बाद जब वो टूटता है, उसका विघटन होता है और टूट करके जब वो पेप्टाइड्स में बदलता है, तो ये पूरी एक एंटीजेनिक प्रोटीन से पेप्टाइड में बदलने की प्रक्रिया एंटीजन प्रोसेसिंग कहलाती है। और जब ये एंटीजेनिक पेप्टाइड्स एमएससी के साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पे, उसकी सतह पर एक्सप्रेस होते हैं, तो ये जो एमएससी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर एक्सप्रेस होने की प्रक्रिया होती है ये एंटीजन प्रेजेंटेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन जो होता है वो एमएससी क्लास
1 मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है और MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है। दोनों ही मॉलिक्यूल के साथ ये प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं MSC क्लास 1 किस तरीके से एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन करता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि MSC क्लास 1 जो होता है वो जो रहता है वो कितने पेप्टाइड के साथ बेस्ट बाइंड करता है। तो ऐसा मैंने आपको बताया कि एंटीजन एक प्रोटीन है, वो अल्टीमेटली टूटेगा तो क्या बनाएगा, पेप्टाइड बनाएगा, है ना। तो यदि MSC क्लास 1 के साथ बाइंडिंग होनी है तो 8 से 10 अमीनो एसिड पेप्टाइड्स के साथ MSC क्लास 1 बेस्ट बाइंड करता है। ठीक है, और इसमें भी सबसे अच्छा किसके साथ, 9 अमीनो एसिड पेप्टाइड के साथ वो सबसे बेस्ट बाइंड करेगा। 8 अमीनो एसिड पेप्टाइड के साथ सबसे बेस्ट बाइंड करेगा, है ना। वैसे 8 से 10 मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर एंटीजेनिक पेप्टाइड्स में टूटता है तो अगर 8 से 10 अमीनो एसिड पेप्टाइड्स में वो टूटता है तो वो MSC क्लास 1 के साथ अच्छे से बाइंड कर सकते हैं। लेकिन एंटीजन के टूटने पर यदि 9 अमीनो एसिड्स 8 अमीनो एसिड पेप्टाइड में वो एंटीजन कन्वर्ट होता है तो उसकी बेस्ट बाइंडिंग होगी MSC क्लास 1 के साथ। अगर 8 से 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड पेप्टाइड में एंटीजन टूटा तो फिर बाइंडिंग MSC क्लास 1 के साथ इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए ये अनिवार्य है कि अगर एंटीजन की बाइंडिंग MSC क्लास 1 के साथ होनी है, अर्थात अगर एंटीजन का प्रेजेंटेशन स्ट्रेट अवे TC सेल को होना है या सेकेंड राउंड में, पहले तो T हेल्पर सेल ही एक्टिवेट होंगे पर सेकेंड राउंड में अगर एंटीजन TC सेल को प्रेजेंट हो रहा है तो वो 8 से 10 अमीनो एसिड पेप्टाइड में टूटे, ये अनिवार्य है। अगर इससे छोटे पेप्टाइड बने तब भी, इससे बड़े पेप्टाइड बने तब भी MSC क्लास 1 के साथ उसकी बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, एंटीजन की जो प्रोसेसिंग होती है MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल द्वारा, वो जिस पाथवे के थ्रू होती है उस पाथवे को कहते हैं साइटोसोलिक पाथवे। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्सप्लेन एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन बाय MSC क्लास 1, और कभी ऐसे आ जाता है कि एक्सप्लेन साइटोसोलिक पाथवे ऑफ एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंटीजन की जो प्रोसेसिंग होती है MSC क्लास 1 से, उस पाथवे को साइटोसोलिक पाथवे कहते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही जो एंटीजन है वो जब APC ने उसे एंगल्फ किया तो उसका एंडोसाइटोसिस हुआ, यानी इंटरनलाइज अंदर लिया गया सेल ने अपना सूडो मतलब अपने जो एंटीजन एंटर हुआ है उसके आसपास एक मेम्ब्रेन, एक क्या कहना चाहिए, कैविटी जैसा बनाने के बाद उस एंटीजन को अंदर खींच लिया, उसका एंडोसाइटोसिस किया और उससे बना एंडोसोम। ठीक है, ये एंडोसोम जो बना है, इस एंडोसोम से वो जो एंटीजन एंटर करा है उसका वायरल RNA, ये देखो क्या होता है कि MSC क्लास 1 ज़्यादातर वहाँ यूज़ में आएगा जहाँ TC सेल एक्टिवेट होंगे। और ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, TC सेल एक्टिवेट हो रहे हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चलेगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस के केस में काम करती है। तो इसीलिए जो कहीं जगह पर ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि वायरल RNA, वैसे हमारा मतलब है एंटीजेनिक RNA। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे एंटीजन APC के पास आया, APC ने एंटीजन के आसपास एक घेरा बनाया और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उस एंटीजन को अपने अंदर एंडोसाइटोस कर लिया, अपने अंदर एंगल्फ कर लिया, अपने एक तरह से एंटीजन को वो खा गया। और जैसे ही एंटीजन को उसने खाया तो उसका जो पैथोजेनिक RNA था, एंटीजन का जो RNA है वो निकल के रिलीज हो जाएगा। अब ये जो RNA है ये ट्रांसलेशन करेगा, है ना, और RNA जब ट्रांसलेशन करता है तो क्या बनाता है, प्रोटीन। यानी कि जिस एंटीजन को APC ने खाया था उसका अब क्या बन गया है, प्रोटीन बन गया है ना। और वो जो प्रोटीन है वो अब टूटेगा पेप्टाइड्स में। ठीक है, उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा पेप्टाइड्स में, और ये प्रोसेस जो पेप्टाइड्स हैं ये अब पहुंचेंगे ER तक, वाया गोल्गी बॉडी ये ER तक पहुंचेंगे और ER से ये सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगे और सेल मेम्ब्रेन की सतह पर ये प्रेजेंट हो जाएंगे MSC क्लास 1 के साथ। यहाँ देखिए इस डायग्राम से, ये एक ऐसा डायग्राम है जिसके एक तरफ MSC क्लास 1 की प्रोसेसिंग है और दूसरी तरफ MSC क्लास 2 की है। ये इंटरनलाइज हो रहे हैं एंटीजन, प्रोटियोसोम या एंडोसोम बन रहा है ना, उसमें से RNA रिलीज हो रहा है, RNA निकलकर प्रोटीन बना रहा है,
प्रोटीन से पेप्टाइड बन रहे हैं, पेप्टाइड यानी पेप्टाइडिक फ्रेगमेंट बन गए। अब ये सीधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुंचेंगे सेल के, जहां पर ये जाके MSC क्लास 1 के साथ बाइंड करेंगे और सेल की सतह पर एक्सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है। यदि आप इसको जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, ये टॉपिक कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने क्या बोला एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। जब एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करा, सर्वप्रथम कांटेक्ट उसका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से हुआ। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन के आसपास एक घेराव किया, उसे एंडोसाइटोस या एंगल्फ करने की कोशिश करी। उस एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने अपने अंदर ले लिया। अंदर लेते ही उसका एंटीजन का एंडोसाइटोसिस हुआ। एंडोसाइटोसिस होते ही जो उस एंटीजन का RNA था वो क्या कर गया, वो वहाँ से एस्केप कर गया, वो वहाँ से निकल गया। ठीक है, उस RNA ने उस एंटीजन का क्या बना दिया, प्रोटीन। प्रोटीन जब टूटा तो क्या बना, पेप्टाइड। तो यानी कि जो एंटीजन का प्रोटीनेशियस पोर्शन था वो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये एंटीजेनिक पेप्टाइड्स ER तक पहुँचे और वहाँ जाकर इन्होंने MSC क्लास 1 के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया और ये सेल की सतह पर एक्सप्रेस हो गए। ठीक है, और ये TC सेल द्वारा रिकॉग्नाइज होंगे। एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, TC सेल पर उपस्थित TCR CD3 कॉम्प्लेक्स। ये सब समझने के लिए टर्मिनोलॉजी आप रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन का वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, TCR CD3 कॉम्प्लेक्स। और MHC क्लास 1 को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, TC सेल पर उपस्थित CD8 मार्कर। तो TCR CD3 और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा और CD8 और MHC क्लास 1 का कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस तरह से TC सेल फिर T साइटोटॉक्सिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और वायरस इन्फेक्टेड सेल का लाइसिस कर देगा। बाद में जो 2 लाइन मैंने बोली इनको समझने के लिए अगेन आप रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन के वीडियो पर जाइए, तब आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आएगा। पहले वो वीडियो देख के इसे देखिए। ठीक है, तो ये हुआ MSC क्लास 1 से कैसे प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन होता है। अब हम बात करते हैं MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ कैसे प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन होता है। देखिए, MSC क्लास 2 का जो मॉलिक्यूल है वो जिस पाथवे से एंटीजन की प्रोसेसिंग करता है उस पाथवे को कहते हैं एंडोसाइटिक पाथवे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, दोनों ही पाथवे के नाम ध्यान से रखिए। 7-8 साल पहले ऐसा हुआ था कि ये क्वेश्चन पाथवे के नाम से पूछ लिया गया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और बिल्कुल उल्टा लिख दिया था और बिल्कुल नंबर उनके 0 हो गए थे। यदि आप उल्टा लिखेंगे, एंडोसाइटिक में क्लास 1 लिख देंगे और साइटोसोलिक में क्लास 2 लिख देंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी, वो आपके बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि MSC क्लास 1 जो प्रोसेसिंग करता है उसको कहते हैं साइटोसोलिक पाथवे और MSC क्लास 2 जो प्रोसेसिंग करता है उसको कहते हैं एंडोसाइटिक पाथवे। ठीक है, तो MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल जब एंटीजन की प्रोसेसिंग करता है तो उस पाथवे को कहते हैं एंडोसाइटिक पाथवे। ठीक है, MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल जो है वो कितने एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के साथ में बेस्ट बाइंड करता है, अगर 13 से 18 पेप्टाइड में जो प्रोटीन है वो टूट रहा है तो। ऊपर मैंने आपको कहा था कि जब कोई प्रोटीन कोई एंटीजन इंटरनलाइज होता है, एंगल्फ होता है, उसके बाद अगर वो 8 से 10 पेप्टाइड में टूटेगा तो वो MSC क्लास 1 के साथ बाइंड करेगा और अगर उसे MSC क्लास 2 के साथ बाइंड होना है तो वो 13 से 18 अमीनो एसिड रेसिड्यू में उसका टूटना चाहिए। अगर 13 से 18 अमीनो एसिड रेसिड्यू बनते हैं तो वो MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। इससे ज़्यादा या कम होंगे तो MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, अब एंटीजन प्रेजेंटेशन जनरली अगर मैक्रोफेजेस कर रहे हैं, डेंड्राइटिक सेल कर रहे हैं, ये एक जनरल मैकेनिज्म है। मैक्रोफेज अगर करेंगे एंटीजन प्रेजेंटेशन तो सबसे पहले T हेल्पर सेल को ही एक्टिवेट करते हैं, तो वो MSC क्लास 2 के साथ ही MSC क्लास 2 के साथ ही प्रेजेंटेशन होता है और MSC क्लास 2 वाला ही पाथवे चलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि सबसे अगर डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस, बी सेल, ये कुछ भी अगर APC की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये एंटीजन को ये भी एंगल्फ करेगा, उसका एंडोसाइटोसिस करेगा, है ना, या उसका
फेगोसाइटोसिस कर लेगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि एंटीजन एंगल्फ हो जाएगा सेल द्वारा, अंदर ले लिया जाएगा, और अंदर लेते ही एंटीजन जो है उसे 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। 3 स्टेजेस होंगी एमएससी क्लास 2 के पाथवे में। सबसे प्रथम स्टेज होगी अर्ली एंडोसोम स्टेज, दूसरी होगी लेट एंडोसोम स्टेज, और तीसरी होगी लाइसोसोम स्टेज। ठीक है, जब एमएससी क्लास 2 द्वारा एंटीजन की प्रोसेसिंग होती है तो प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है कि सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि प्रायः मैक्रोफेजेस होंगे, डेंड्राइटिक सेल होंगे, कुछ केस में बी सेल होंगे, इसके द्वारा एंगल्फ किया जाएगा। और सबसे पहले इसका फेगोसाइटोसिस एंटीजन का या एंडोसाइटोसिस होगा। और यदि क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होना है तो ये मैंडेटरी है कि एंटीजन की प्रोसेसिंग से जो पेप्टाइड बनेंगे उनमें 13 से 18 अमीनो एसिड रेसिड्यू होने चाहिए। यदि 13 से 18 अमीनो एसिड रेसिड्यू हुए तभी एमएससी क्लास 2 के साथ ये जो एंटीजेनिक पेप्टाइड है ये बाइंड कर पाएंगे। जो पाथवे एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल का होता है प्रोसेसिंग करने के लिए, उसे एंडोसाइटिक पाथवे कहा जाता है। एंडोसाइटिक पाथवे में एंटीजन एंगल्फ हुआ, फेगोसाइटोस हुआ, उसके बाद उसे 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। ये जो 3 स्टेजेस है, इसकी प्रथम स्टेज अर्ली एंडोसोम स्टेज कहलाती है, सेकेंड स्टेज लेट एंडोसोम स्टेज कहलाती है, और थर्ड स्टेज जो है वो लाइसोसोम स्टेज कहलाती है। तीनों ही स्टेप्स में प्रायः एंटीजन जो है उसका क्रमशः डिग्रेडेशन होता है। हर स्टेप में एंटीजन डिग्रेड होता है। कैसे? हर स्टेप में जो पीएच है वो कम होता जाता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती जाती है। मतलब एंटीजन इंटरनलाइज हुआ, ठीक है, इंटरनलाइज होते ही वो उसका डिग्रेडेशन चालू हुआ। तो सबसे पहले आई अर्ली एंडोसोम स्टेज जिसमें पीएच 6 से 6.5 रहेगा, ठीक है। उसके बाद लेट एंडोसोम में गया एंटीजन, वहाँ 5 से 6 का पीएच रहेगा, और उसके बाद लाइसोसोम में गया जहाँ 4.5 से 5 के बीच का पीएच होगा। हर स्टेज के ऊपर जो है वो पीएच कम होता जाएगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जिससे कि एंटीजन का क्या होगा, डिग्रेडेशन हर स्टेज पे होता जाएगा। और अल्टीमेटली हम जानते हैं कि इस एंटीजन को कितने पेप्टाइड्स में टूटना है, 13 से 18 रेसिड्यू के अमीनो एसिड पेप्टाइड में टूटना है, तभी उसकी अच्छी बाइंडिंग हो पाएगी एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ समझने वाली बात एक और है, जब अर्ली एंडोस्टोम में मतलब एंटीजन का इंटरनलाइजेशन हुआ, एंगल्फिंग हुई, तो वो सबसे पहली स्टेज में आया अर्ली एंडोसोम स्टेज। तो इस अर्ली एंडोसोम स्टेज में एक और चेन होती है, क्लिक चेन, क्लिक मॉलिक्यूल कहते हैं जिसे। ये क्लिक मॉलिक्यूल एमएससी क्लास 2 का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्लिक मॉलिक्यूल की जो चेन होती है ये भी अर्ली एंडोसोम स्टेज से ही एंटीजन के साथ साथ चलती है, और हर स्टेप में ये भी डिग्रेड होती है ना, हर स्टेप पे ये भी डिग्रेड होती है। इस क्लिक मॉलिक्यूल का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लिक मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या करता है, ये एमएससी क्लास 2 की समय से पहले, एमएससी क्लास 2 की प्री मैच्योर एंटीजेनिक पेप्टाइड से बाइंडिंग को रोकता है। मतलब कि एंटीजन डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड हो गया, एमएससी भी साथ साथ चल रहा है, पर टाइम से पहले एमएचसी को एंटीजेनिक पेप्टाइड से ये क्लिक मॉलिक्यूल मिलने नहीं देता, क्योंकि अगर प्री मैच्योर बाइंडिंग हो गई एंटीजेनिक पेप्टाइड्स की एमएससी क्लास 2 से, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा और उससे एक अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, एक पावरफुल इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेशन नहीं होगा। इस वजह से क्लिक मॉलिक्यूल का काम होता है कि वो समय से पहले एंटीजेनिक पेप्टाइड्स की एमएससी क्लास 2 से बाइंडिंग न होने दे। और इसी के साथ साथ एमएससी क्लास 2 में ही एक पार्ट होता है HLA-DM। HLA-DM जो पार्ट होता है उसका काम होता है कि जब सही समय आ जाए तो इस क्लिक मॉलिक्यूल को एमएससी से वो काट करके अलग कर दे और एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को एमएससी क्लास 2 के साथ बाइंड होने दे, ठीक है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिक का काम होता है कि इन तीनों स्टेजेस में, अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम और लाइसोसोम ने
एंटीजन के साथ साथ एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के डिग्रेडेशन में साथ साथ चले और एमएससी क्लास सेकेंड को समय से पहले एंटीजेनिक पेप्टाइड से नहीं बाइंड होने दे। प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ एंटीजेनिक पेप्टाइड्स और एमएससी क्लास सेकेंड को प्रिवेंट करता है ये क्लिक मॉलिक्यूल। और HLA-DM मॉलिक्यूल का रोल होता है कि जब सही समय आए तो इस क्लिक मॉलिक्यूल को हटा दें वो एमएससी क्लास सेकेंड से और एंटीजेनिक पेप्टाइड और एमएससी क्लास सेकेंड की बाइंडिंग होने दें। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये पूरी प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होती है। तीनों स्टेज अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम, लाइसोसोम में एंटीजेनिक पेप्टाइड डिग्रेड हुए, उसके बाद लाइसोसोम तक आने के बाद फिर जब सही टाइम आया तो HLA-DM ने एमएससी क्लास सेकेंड से क्लिक को हटा दिया और एंटीजेनिक पेप्टाइड और एमएससी क्लास सेकेंड की बाइंडिंग होने दी, जो अगेन ER तक पहुँचते पहुँचते होगी और फिर सेल की सतह पर एमएससी क्लास सेकेंड एक्सप्रेस हो जाएगा एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के साथ, जो कि अगेन T हेल्पर सेल पर उपस्थित TCR-CD3 एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, और T हेल्पर सेल पर उपस्थित CD4 मार्कर एमएससी क्लास सेकेंड को रिकॉग्नाइज करेगा और उससे कॉम्प्लेक्स करेगा। मतलब TCR-CD3 एंटीजन से बाइंड करेगा, TCR-CD3 T सेल पर उपस्थित है और एंटीजन APC की सतह पर एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के रूप में प्रेजेंट हो रहा है, तो TCR-CD3 और एंटीजन की बाइंडिंग होगी और उसके बाद एमएससी क्लास सेकेंड और CD4 मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और T हेल्पर सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग का डायग्राम मैंने यहाँ दिया है। प्रेजेंटेशन का डायग्राम अगेन आपको देखना है तो रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन वाले टॉपिक से आप ले सकते हैं, क्योंकि बार बार हर टॉपिक में मुझे वही बात रिपीट करनी पड़ रही है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन वाला जो टॉपिक है जिसका वीडियो मैंने डाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का। प्लीज़ आप सबसे पहले उस टॉपिक को देखिए इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने के बाद, और उसे देख कर बाकी के वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा मेरा बोलना भी, है ना। देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले इंटरनलाइजेशन हुआ एंटीजन का, है ना, फेगोसोम बना। अब यहाँ पर आपको वो तीनों स्टेज इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम और लाइसोसोम भी, लेकिन जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें जो डायग्राम है उसमें क्लियरली मैंने बना रखा है बॉक्सेस में वो स्टेज, तो डायग्राम आप भले ही वहाँ से ले लीजिएगा। वो सेम डायग्राम मुझे नेट पर मिल नहीं रहा था एक्चुअली, तो आप मेरे नोट्स से वो डायग्राम ले लीजिएगा, और नहीं तो जो मैंने बोला उसके हिसाब से आप बॉक्सेस बना के वो 3 स्टेजेस इसमें लिख भी सकते हैं, अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम और लाइसोसोम, तो भी वो सही रहेगा। क्योंकि आप क्यूबे वगैरह देखेंगे तो काफ़ी डायग्राम तो आपको उसमें भी मिल जाएगा, पर जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने उसको थोड़ा सा BSc लेवल के बच्चों के समझने के हिसाब से ईजी किया है ना। तो अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम, लाइसोसोम, ये 3 बॉक्सेस आप ज़रूर बनाएं। एंटीजन का डिग्रेडेशन इन 3 स्टेजेस के थ्रू होता है, हर स्टेप के ऊपर pH कम होता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, एंटीजन डिग्रेड होता है, और वहीं देखिए कि एंडोसोम स्टेज से ही वहाँ एक चेन होती है, क्लिक चेन या क्लिक मॉलिक्यूल, जो एमएससी क्लास सेकेंड के साथ जुड़ा होता है, जिसका काम होता है समय से पहले एंटीजेनिक पेप्टाइड के एमएससी क्लास सेकेंड के साथ बाइंडिंग को रोकना, और जब सही समय आता है तो HLA-DM नाम का मॉलिक्यूल इस क्लिक चेन को रिलीज कर देता है, हटा देता है, और एंटीजेनिक पेप्टाइड्स की एमएससी क्लास सेकेंड के साथ बाइंडिंग होने देता है। जब बाइंडिंग हो जाती है तो वाया ER, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर एंटीजेनिक पेप्टाइड्स का एमएससी क्लास 2 के साथ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को T हेल्पर सेल पे उपस्थित TCR-CD3 कॉम्प्लेक्स एंटीजन को पहचानता है और उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और T हेल्पर सेल पर उपस्थित CD4 मार्कर एंटीजन के साथ प्रेजेंट एमएससी क्लास सेकेंड से बाइंड करता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और T हेल्पर सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एंटीजन किस तरह से डिग्रेड होकर एंटीजेनिक पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ इसे समझाती है, और किस तरह से एंटीजन का प्रेजेंटेशन हुआ सेल सरफेस पे इसे भी समझाती है। ठीक है, तो ये था एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।